हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास जो है, आज की जो लेक्चर है वो काफी शानदार होने वाली है। और बच्चा, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में एक हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज पढ़ेंगे जो आपके 2026 एग्जाम में लगभग 100% चांस है बच्चा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। तो बच्चों, इसको बहुत आराम से, बड़े प्यार से समझना है और जहां पे प्रॉब्लम होगा वहां पे आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये टॉपिक, आज का टॉपिक बच्चा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2026 के लिए गेस क्वेश्चन भी है। ये बोर्ड मॉडल है बच्चा, ठीक है। ये आज की जो सवाल है, यहां से सीधे 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बच्चा टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और बच्चा, आज का जो टॉपिक है ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है। और आज का टॉपिक नेम बच्चा आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन या सिद्ध करे कि μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में आर। जहां बच्चा यू वस्तु दूरी है, भी जो है प्रतिबिंब दूरी है और आर जो है वह वक्रता त्रिज्या है। और बच्चा, ये VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है बच्चा, ये आपके 2026 एग्जाम के लिए मेरे तरफ से बच्चों 100% चांस है कि यह आपके एग्जाम में आएगा। 100% चांस है बच्चा कि यह आएगा। जो बच्चे लाइव है उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चा, अब यहां पे देख रहे बच्चा, ये बातें समझ में आ रही है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें। ये 5 नंबर का सवाल है बच्चा। या इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है, इस सिद्ध करे कि μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में आर। तो बच्चों, पहले इसका एक फोटो बनाते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चा, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, एक सबसे पहले गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बनाते हैं बच्चा। अब गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में जो सबसे बच्चा सुंदर फोटो है वह हम अवतल का मान लेते हैं। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में बच्चा हम लोग अवतल का मान लेते हैं। अब कहोगे सर, अभी तो हम लोग जो बनाए हैं वो लेंस है। बिल्कुल बच्चा, अब तक जो हम लोग बनाए हैं यह लेंस है, लेकिन इसको लेंस हम रहने नहीं देंगे। अब बच्चा, एक पृष्ठ को हम इसका खत्म कर देंगे। जब बच्चा इसका एक पृष्ठ गायब हो गया, अब ये अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं इसको। और अपवर्तक पृष्ठ में बच्चा कौन सा अपवर्तक पृष्ठ हो गया? ये अपवर्तक पृष्ठ में ये हो गया अवतल अपवर्तक पृष्ठ। अच्छा, ये हो गया अवतल अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है बच्चों। ये हो गया अवतल अपवर्तक पृष्ठ, ये हो गया अवतल अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है बच्चा। ये बच्चा अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, ध्यान से देखना है इसको और बीच में बताते रहना बच्चा। अब यहां पे क्या करना हमको, इस एंड को बच्चा ऐसे दिखा देना है और इस एंड को बच्चा ऐसे दिखा। अब ये हो गया अवतल अपवर्तक पृष्ठ, इसकी परावर्तक सतह बीच में धसी है। इसमें परावर्तक नहीं होता बच्चा, अपवर्तक बोलेंगे। इसका अपवर्तक पृष्ठ बीच में धसा हुआ। और ये बच्चा हो गया यहां पे, ये यहां पे हो गया आपका इसका प्रधान अक्ष। ये बच्चा हो गया इसका प्रधान
ठीक है बच्चा, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। इसके ध्रुव को बच्चा हमने P मान लिया और इसके द्वारक को हमने S1 P S2। तो बच्चा हमारे पास जो अभी अपवर्तक पृष्ठ है ये अवतल शेप का है। हाँ, यहाँ पे बच्चा अभी कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस है, यहाँ पे कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस है बच्चा, अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। और इसका ध्रुव हो गया बच्चा P, और इसका वक्रता केंद्र बच्चों हम मान लेते हैं T है। इसका वक्रता केंद्र बच्चा T मान लेते हैं, और यहां पे मान लेंगे बच्चा कि एक बिंदुवत वस्तु O है। अब मेरे भाई मेरे बच्चों याद रखना, जो रेखा हम लोग वक्रता केंद्र से खींचते हैं, जो रेखा बच्चा हम लोग वक्रता केंद्र से खींचते हैं, वह चाहे दर्पण हो या लेंस हो, उस पे बच्चा वो अभिलंब माना जाता है। वक्रता केंद्र से बच्चा जो हम खींचते हैं उसको दर्पण, लेंस या अपवर्तक पृष्ठ पे लंब मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चा? लंब। और इस बिंदु को बच्चों हम A मान लेते हैं और इसको N मान। और इस फोटो को बच्चा थोड़ा सा हम जगह धरा देते हैं। बोलो बच्चा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बच्चा एकदम आराम से प्यार से एक एक चीज समझना। 5 नंबर का ये सवाल है बच्चा। हमने S1 P S2 एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ माना है, इसका बच्चा ध्रुव क्या है? P, और वक्रता केंद्र क्या बच्चा? C। इसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। और बच्चा इधर विरल माध्यम मान लेते हैं, इधर हम लोग विरल माध्यम मान लेते हैं, और विरल माध्यम का बच्चा अपवर्तनांक μ1 मान लेते हैं, और इधर बच्चा अपवर्तक पृष्ठ को सघन माध्यम मान लेते हैं, और इसके अपवर्तनांक को μ2 मान लेते हैं। बोलो बच्चा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होनी चाहिए बच्चा। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अब बच्चा ये बिंदु O जो है इसको मान लेते हैं हम वस्तु। बिंदु O को हम वस्तु मान ली, बिंदु O को वस्तु मान ली। अब बच्चा यहां से एक प्रकाश किरण चला इधर की ओर। अब मेरे भाई ध्यान देना, यहां पे अगर माध्यम चेंज नहीं होता बच्चों, अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो ये किरण जो था बच्चा ऐसे सीधे निकल जाता। अगर माध्यम चेंज नहीं होता बच्चा तो ये किरण सीधे इधर पहुंच जाता। बच्चा अगर माध्यम चेंज नहीं होता, यह जो OA किरण है ये सीधे ऐसे चला जाता, ऐसे बच्चा चला जाता। ये जो किरण है बच्चा यह आपतित किरण है। इस किरण को हमने माना है आपतित किरण। कौन सा किरण माना बच्चा? आपतित। बोलो, इतनी बातें समझ में आ रही बच्चा? यहाँ पे S1 P S2 एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है बच्चा, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, और इसी मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है। अब यहां से बच्चा OA आपतित किरण है, और अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो ये सरल पथ पर जाता, ये बच्चा सरल पथ पे जाता। लेकिन माध्यम चेंज हो रहा है, वो भी विरल से सघन में जा रहा। यहाँ प्रकाश किरण किधर जा रहा बच्चा? तो यहाँ प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रहा बच्चा। प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रहा है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। बच्चा अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो वह विलंब की ओर मुड़ेगा। आज बड़े ध्यान से समझना है बच्चा। थोड़ी सी क्वेश्चन टेढ़ी है, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चा कि टेढ़ा है पर मेरा है।
और हम भी बच्चा, हम लोग भी बिहारी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। तो बच्चा ये बिरल से सघन में जा रहा है। अब बिरल से जब सघन में जाएगा तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर उड़ जाती है। बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर प्रकाश किरण कहां से कहां जाए, तो अगर बिरल से सघन में जाए तो बच्चा अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये किरण थोड़ा सा इसके तरफ ऐसे झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा बच्चा। ये किरण क्या होगा बच्चा, हल्का सा झुक जाएगा ऐसे। अब इसी किरण को जब बच्चों पीछे बढ़ाओगे आप, जब इस किरण को पीछे बढ़ाओगे, इस अपवर्तित किरण को बच्चा जब पीछे बढ़ाओगे, ये यहां पे कट गया। यहां पे बच्चा ये मिल नहीं रहा है, मिलते हुए प्रतीत हो रहा। तो बच्चा यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई। ये बच्चा प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब। और बच्चा यहां पे एक लंब डाल देते हैं हम, यहां पे बच्चा ये एक लंब डाल दी। ठीक है बच्चों, इस लंब को हम लोग बिंदु एम मान लेते। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है। इस अपवर्तित किरण को बच्चा, ये अपवर्तित किरण है, ये जो ओ ए चला बच्चा, मान लेते हैं इसको बी। तो ये जो ओ ए चला, ओ ए आपतित किरण है। अब बच्चा ए बी अपवर्तित किरण है, और जब अपवर्तित किरण ए बी को पीछे मिलाए तो कहां मिला, आई पर। तो बच्चा आई पे प्रतिबिंब बना जो कि आभासी है। ये बच्चा वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर लिखते हैं। ये बच्चा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी लिखते हैं। और बच्चा ओ वस्तु है, और उसकी दूरी को हम लोग यू लिखते हैं। बोलो बच्चा, यहां तक बातें सब क्लियर है? यहां तक बच्चा सब क्लियर है? जल्दी से बोला जाए तो भाई। यहां तक सब बातें क्लियर है बच्चा? अब यहां ये जो वस्तु का कोण बन रहा है, इसको बच्चा अल्फा मानते हैं। प्रतिबिंब का जो कोण यहां बन रहा है बच्चा, इसको बीटा मानेंगे। और यहां वक्रता केंद्र के साथ कोण बन रहा है बच्चा, इसको गामा मानेंगे। वस्तु के कोण को क्या मान लिया बच्चा, अल्फा। प्रतिबिंब के कोण को बीटा, और बच्चा वक्रता केंद्र के साथ जो कोण बना उसको हमने गामा मान लिया। वस्तु के कोण को अल्फा, ये प्रतिबिंब के कोण को बीटा, और बच्चा इसको हमने गामा मान लिया। बोलो यहां तक क्लियर है? बच्चा एक बार फिर से सुनो, S1P2 एक कम द्वारक का अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है बच्चा, जिसका अपवर्तनांक μ2 है। इस अपवर्तक पृष्ठ के बाईं ओर एक विरल माध्यम है। बच्चा अपवर्तक पृष्ठ का ध्रुव P है, और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है, और अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब I बनता है। ठीक है बच्चा, यहां तक बच्चा ठीक है? चला, अब बच्चा हम क्या करते हैं, अब इसके बारे में कुछ मान लेते हैं बच्चा। देखोगे, अब बच्चा यहां पे मानते हैं, माना कि S1P2 ऐसा मान लेते हैं बच्चा। माना कि S1P2 छोटे द्वारक वाला, छोटे द्वारक वाला एक गोलीय, और बच्चा गोलीय में कौन सा लिए हैं, अवतल।
गोलीय में कौन सा लिया बच्चा? अवतल अपवर्तक, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है बच्चा। जिसका ध्रुव, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C है। तो बच्चों इतनी बातें तो आप वहां पर देखे थे कि माना कि S1P S2 छोटे द्वारक वाला, बच्चा ये बात को याद रखना है। कैसे द्वारक वाला? छोटे द्वारक वाला। माना कि S1P S2 छोटे द्वारक वाला एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, या बच्चा बोल सकते हो एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, फोटो बच्चा बनाना पड़ेगा। जब तक चित्र नहीं बनाओगे तो फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? पूरे 5 नंबर का बेटा सवाल है ये, और आएगा आप लोग के 2026 में। हम है बड़े आराम से समझाएंगे। जिसको जहां डाउट लगेगा वही पे प्रश्न कर देना है। सर फिर से हम बताएंगे आपको, हम आपको सिखाएंगे, इसकी गारंटी। आज बच्चा कुछ भी हड़बड़ हड़बड़ नहीं करेंगे। थोड़ी सी मेरी आवाज साथ नहीं दे रही इस समय, लेकिन बच्चा हड़बड़ हड़बड़ नहीं करेंगे। हम प्यार से बोलेंगे, हम ये मेरे तरफ से प्रॉमिस है। तेरा है पर मेरा है, और हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे। ये वारंटी नहीं बच्चा, फुल गारंटी देते अपने तरफ से, वो भी 200%। एकदम समझ में आएगा, आप घबराइए मत। फिगर भी समझाएंगे, लैंग्वेज भी समझाएंगे, कैलकुलेशन भी समझाएंगे। ज्यादा यही होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं। यहां तक बोलो बच्चा, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है किसी को? अभी बच्चा यहां पे फिगर फिर से समझा। माना कि S1P S2 छोटे द्वारक वाला एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। केवल बच्चा ये जो लिखे हैं इस बात को देखिए, देखो यही बात लिखे है ना बच्चा। माना कि S1P S2, बच्चों ध्यान से, माना कि S1P S2 बच्चा ये छोटे द्वारक वाला एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P, बच्चा यहां देखो, जिसकी ध्रुव क्या है बच्चा? तो जिसकी ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। तो बच्चा इतना तो दिख रहा है। अब इसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर बच्चा, इसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है जिसका पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, बच्चा इस ग्रीन वाले कलर को देखो, ये आपतित किरण बच्चा जा रहा, और अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो बच्चा ये ग्रीन वाला रास्ता पकड़ के चला जाता। लेकिन माध्यम चेंज नहीं होता तब ऐसा होता, लेकिन बच्चा वास्तव में माध्यम चेंज हो रहा। ये ग्रीन वाले कलर को अपवर्तित हो गया, तो बच्चा फिर ये चला गया AB दिशा में, और AB बच्चा यहाँ पे AB अपवर्तित किरण है। AB बच्चा अपवर्तित किरण है, और जब इसको पीछे बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबिंब I बन रहा है। तो बच्चा बस इतना ध्यान रखना कि इस प्रधान अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है जिसका पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब I बनता। इतना बच्चा याद रखिएगा। इसको लिख देते हैं, अपवर्तक पृष्ठ के, अपवर्तक पृष्ठ के
अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, एक बिंदुवत वस्तु O है, इसका पृष्ठ से, इसका पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, इसका पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब I बनता है। बच्चों बोलो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कुछ भी? आप सभी बच्चों से आप सभी बच्चों से सवाल है, क्या बच्चा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां पे हमने बच्चा बोला कि अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है, जिसका पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब I बनता है। तो बच्चों यहां तक बातें क्लियर है? बोला बच्चा? हाँ बिल्कुल याद करवा देंगे। यहां तक क्लियर है या नहीं, इतना बोलोगे तब ना बच्चा। देखा, एक बार फिर से देख लो बच्चा, यही फोटो है ना। हमने बोला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम टेंशन मत लो, हम है ना तू लोग के लिए, टेंशन नहीं लेना बच्चा। बस इतना देखो कि माना कि S1 PS2 एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, इसका द्वारक छोटा माने है। इस अपवर्तक पृष्ठ का बच्चा ध्रुव क्या है? P, और वक्रता केंद्र क्या है? C। ये बात लिख चुके हैं। अब बच्चा बोले हैं कि अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पे, बच्चा एक करा को तो हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, इसी को बच्चा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है, जिसका अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब I बनता है। बच्चा यहां तक बात हमको लग रहा है कि मेरे सभी बच्चों को एकदम क्लियर होगा। मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O है, जिसका अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब I बनता है। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? अब देखो, अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक क्या है? μ2। और बच्चा बाईं तरफ के विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? μ1। विरल माध्यम का बच्चा अपवर्तनांक क्या है? μ1। और अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक कितना बच्चा? μ2। इस बात को इसमें नोट कर दिया जाता है। देखो बच्चा, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ का बच्चा अपवर्तनांक, अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक म्यू और विरल माध्यम का, और विरल माध्यम का, और बच्चा विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। इसका अपवर्तनांक μ2 माने थे। बोलो बच्चा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक μ2 और विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 मान लिया। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं सभी को क्लियर होगा। अब बच्चा शुरू करते हैं, इस पेज पे चलते हैं। देखा, अब यहां पे बच्चा, अब स्नेल के नियम से, किसके नियम से बच्चा? स्नेल के नियम से। किसके नियम से बच्चा? स्नेल के नियम से
यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्नेल के नियम से। अब देखो बच्चा, एक किरण किधर जा रही है? बच्चा वस्तु किधर है? माध्यम एक में। ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है। ये माध्यम एक, माध्यम दो। सघन माध्यम को दो, विरल माध्यम को एक। तो मेरे बच्चों प्रकाश किरण जा रही है एक माध्यम से टू में, तो इसी के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाएगा। स्नेल के नियम से माध्यम एक के सापेक्ष, बच्चा माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक होगा। तो बच्चा यहां पे ध्यान दीजिएगा, किसके नियम से? स्नेल के नियम से माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक होगा। तो बच्चा अपवर्तनांक किसका बताना है? दो का। तो मेरे बच्चों इसको लिखेंगे μ2, और किसके सापेक्ष? तो एक के। और स्नेल का नियम होता है बच्चा साइन आई बटा में साइन आर। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? हाँ बच्चा, स्नेल के नियम से माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक होगा। बच्चा आप कहोगे सर कब, किसके सापेक्ष? एक बात ध्यान देना बच्चा, ये प्रकाश किरण जिधर से जाएगी उसी के सापेक्ष, यानी सीधा सीधा बच्चा एक बार और ऐसे, इधर वस्तु रहेगी उसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखते हैं। इस माध्यम में वस्तु रहेगी, इस माध्यम में वस्तु रहेगी, उसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखते हैं। तो बच्चा वस्तु कवना में है? तो वस्तु तो विरल माध्यम में। तो बच्चा माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाएगा। अब आप कहते कि सर मान लो आप, सर मान लीजिए कि वस्तु अगर 2 में होती, तो बच्चा अगर ये वस्तु 2 में होती, ये अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष लिखा जाता। लेकिन बच्चा अभी वस्तु किस में है? एक में, विरल माध्यम में। तो इसी के सापेक्ष बच्चा अपवर्तनांक लिखेंगे। क्लियर है? तो बच्चा यहां पर हो गया माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होगा। अब बच्चा यहां पे ध्यान देंगे, ये आपका एक रफ बता रहे बच्चा, यहां पे इस बात को याद रखिएगा। इसको बच्चा रफ में याद रखिएगा, ये रफ बता रहे बच्चा, ये रफ। देखो बच्चा, यदि दर्पण या लेंस या अपवर्तक पृष्ठ कोई भी हो, यदि द्वारक छोटा हो, तो बच्चा द्वारक छोटा हो तो कोण छोटा बनेगा। और उस स्थिति में फॉर्मूला होता है साइन थीटा लगभग बराबर थीटा। ये मैथ में आता है बच्चा, tan थीटा लगभग बराबर थीटा और cos थीटा लगभग बराबर 1। ठीक है बच्चा, अगर द्वारक छोटा हो या बोलेंगे कोण छोटा हो, तो बच्चा जब कोण छोटा होगा ना, कोण छोटा हो और साथ में बच्चा कोण अगर रेडियन में हो, तो ये मैथ का थ्योरी है बच्चा कि साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, tan थीटा लगभग बराबर थीटा, cos थीटा लगभग बराबर 1। इसको बच्चा आप याद रखिएगा कि अगर द्वारक छोटा है तो कोण छोटा होगा, और तब होगा बच्चा साइन थीटा बराबर थीटा, tan थीटा बराबर थीटा और cos थीटा बराबर 1। तो बच्चा यहां पर हम लिख सकते हैं इसको μ2 बटा में μ1, और इसको लिख सकते हैं बच्चा I बटा में R। और अब ये बच्चा हो जाएगा μ2R बराबर μ1 I। और बच्चा इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक बातें समझ में आ रही बच्चा? यहां तक बच्चा समझ में आ रहा है? यदि द्वारक बहुत छोटा हो बच्चा तो साइन थीटा लगभग थीटा होता है, tan थीटा लगभग थीटा होता है,
cos थीटा लगभग 1 होता है बच्चा। तो हमने अब कहोगे सर इसका द्वारक छोटा है क्या, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे, हमने पहले ही मान के आया है कि माना कि S1P छोटे द्वारक वाला एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, तो बच्चा छोटा मान चुके, और जब इसको छोटा मान लिए तो बच्चा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। तो इस अनुसार मेरे बच्चों यहां पे हो गया, इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं μ2 बटा में μ1, μ2 बटा में μ1, और साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखना बच्चा, थीटा। हो गया I बटा में R, बच्चों हमने तिरछा गुना कर दिया, तो μ2 R बराबर μ1 I। अब कुछ नहीं करना बच्चा, अब I और R का मान चाहिए। अब बच्चा ध्यान से समझिएगा, किसका मान चाहिए, I और R का। तो बच्चों बड़े प्यार से समझिएगा, I किसको लिखते हैं, तो बच्चा I लिखते हैं आपतन कोण को। बच्चा I किसको लिखते हैं, तो I लिखते हैं आपतन कोण को। अब देखो बच्चा, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। ये आपतित किरण है बच्चा ग्रीन वाला, और ये ब्लू वाला क्या बच्चा, ये आपतित किरण है ग्रीन वाला, ब्लू वाला अभिलंब। तो बच्चा ये हो गया आपतन कोण, और इसको हमने लिख दिया I। ये क्या होगा बच्चा, यहां से लेके ध्यान देंगे बच्चा, ये ग्रीन वाला आपतित किरण है, OA आपतित किरण है, और ये ब्लू वाला बच्चा अविलंब है। तो इस कोण को हम कहेंगे बच्चा, ये कोण जो है ये तो गया आपतन कोण I, यहां से यहां तक बच्चा आपतन कोण I। और ये बच्चा, ये जो IP किरण है या IA है, ये तो अपवर्तित किरण है, और ये बच्चा अविलंब। तो अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण बच्चा, ये I से A जो जा रहा है व्हाइट वाला अपवर्तित किरण है, और ये ब्लू वाला अभिलंब। तो बच्चा इसको अपवर्तन कोण R बोलेंगे। ये ग्रीन वाला कौन किरण बच्चा, आपतित किरण, ये ब्लू वाला अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण। अब बच्चा यहां पे देखोगे, अब बच्चा यहां पे देखो, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं यहां पे बच्चा देखो, आपको दिख रहा है क्या, OAC, IAC और CAM। बोलो बच्चा, ये सब दिख रहा है आपको, जल्दी से बोलो बच्चा, OAC IAC दिख रहा है क्या। देखो बच्चा, अब समकोण त्रिभुज OA, अब कहोगे सर आप OAC त्रिभुज क्यों लिखने लगे, तो बच्चा इसलिए चाहिए हमको, जब तक अब R और I का मान नहीं रहेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तब समकोण त्रिभुज OAC में, कौन त्रिभुज में बच्चा, OAC में। तो खोजो बच्चा O, A और C, इसका अंतःकोण है बच्चा अल्फा और I। त्रिभुज का बच्चा जो बाह्य कोण होता है वह अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मान लो बच्चा ऐसे कोई त्रिभुज बन गया, तो अगर ये कोण बच्चा अल्फा है, ये कोण क्या अल्फा, ये वाला कोण बच्चा क्या है I, ये वाला कोण क्या बच्चा I, और ये वाला कोण क्या है गामा। तो बच्चा ये नियम है कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण है वह दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो बच्चा I प्लस अल्फा अब बराबर हो गया गामा। हमको तो I का मान चाहिए, तो बच्चा I बराबर हो गया गामा माइनस अल्फा। ये बात समझ में आ रही बच्चा। अब इसी तरह तथा समकोण त्रिभुज नहीं बचा, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, केवल त्रिभुज बन रहा है। तथा त्रिभुज अब देखो बच्चा IAC में, कौन त्रिभुज में बच्चा, IAC में। आप लोग को दिखा क्या बच्चा, ये एक बार हमने किस में ले लिया, त्रिभुज OAC में। किसमें ले लिया बच्चा, त्रिभुज OAC में। बड़ी इसमें बड़ी ध्यान से समझना रहता बच्चा, बड़ी गड़बड़ है लेकिन अच्छा है। वो कहते हैं ना कि टेढ़ा है पर मेरा है। एकदम बच्चा आराम से धीरे धीरे इसको समझेंगे हम।
कोई घबराहट नहीं है, बड़े प्रेम से हम आपको समझाएंगे। हाँ, समय लगेगा बच्चा, आज तो समय हम लेंगे। अब बच्चा त्रिभुज IAC में IAC, अब बच्चा इसमें एक कोण है बीटा, एक कोण है R, बीटा प्लस R, ये अंत कोण हो गया, और बच्चा हो गया गामा। तो R बराबर हो गया बच्चा गामा माइनस बीटा। R बराबर क्या हो गया बच्चा? बीटा गामा माइनस बीटा। अब ध्यान दो बच्चा, यहां पे I का मान भी निकल गया और R का मान भी निकल गया। तो बोलो बच्चों, यहां तक बातें समझ में आ रही है? बोलो बच्चा, यहां तक बातें समझ में आ रही है? ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा अविलंब को डॉट डॉट लोगे। देखो यहां पे भी एक अविलंब है, इसको हमने डॉट डॉट लिया। ये बच्चा ये वक्रता केंद्र से फिक्स होता है, ये फिक्स रेखा है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको डॉट डॉट लोगे। ठीक है बच्चा, तो आप कलरफुल बनाए हैं कि आपको पता चल सके। बोलो बच्चा, यहां तक बातें समझ में आ गई? अब त्रिभुज OAC में तो बच्चा अंतः कोण हो गया, एक अल्फा एक आई, तो आई प्लस अल्फा बराबर गामा, तो आई बराबर गामा माइनस ए, बीटा प्लस आर बराबर गामा, बच्चा आर बराबर गामा माइनस बीटा। अभी दोनों का मान समीकरण 1 में रख दो बच्चा, अब हो जाएगा समीकरण 1 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 से अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया जाए तो बच्चा है μ2, और आर के जगह लिख दोगे μ2 आर, तो बच्चा यहाँ हो जाएगा गामा माइनस बीटा, और बराबर हो जाएगा बच्चों μ1, और फिर बच्चा आई के जगह हम लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा। अब बच्चों इसको गुना कर दो तो हो जाएगा μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, और उसके बाद बच्चा हो जाएगा μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा। अब यहां से बच्चा एक लाइन और हम ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं बच्चा? तो एक लाइन हम लोग ये ला सकते हैं कि दोनों गामा को एक तरफ कर लिया जाए। तो बच्चा दोनों गामा को एक तरफ करोगे तो हो जाएगा μ2 गामा। अब देखो बच्चा, इधर μ2 गामा है और इस μ1 गामा है, इधर प्लस है बच्चा, ये μ1 गामा प्लस है, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहां बच्चा आ गया μ1 गामा, अब μ2 गामा माइनस μ1 गामा। बच्चा यहाँ पे पहले से क्या है? अच्छा ये माइनस में है बच्चा, ये क्या है? ये बच्चा माइनस में है, माइनस बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस μ1 अल्फा बच गया, और ये बच्चा उधर गया तो प्लस हो गया, ये बच्चा उधर गया तो क्या हो गया? प्लस। या इसी को बच्चा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो माइनस में है और ये बच्चा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चा? अब जो वीडियो शुरू से देख रहा है उसको पता है कि ये स्नेल के नियम से है। अच्छा, μ2 और μ1 स्नेल के नियम से है, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लीजिएगा, वहां स्नेल के नियम पढ़ाए हैं बच्चा अपवर्तन में। तो ये बच्चा यहां तक हम आ गए। अब बच्चा यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चा, अगले पेज पे लेके चलते हैं इसको। तो बच्चा जब इसमें से गामा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1, और बच्चा यहाँ पे इंटू हो जाएगा गामा, ठीक है। और फिर इधर था बच्चा μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा, और मेरे बच्चों इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहां पर ध्यान देंगे बच्चा, यहां ध्यान दीजिए बच्चा, क्या लिखा है? μ2 गामा माइनस μ1 गामा। तो बच्चा जब इसमें गामा कॉमन करेंगे, यहां बच्चा ध्यान देंगे, जब गामा कॉमन करेंगे तो μ2 माइनस μ1, गामा कॉमन कर लेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1। देखो बच्चा यहाँ पे देखो, तो गामा कॉमन कर लिया तो क्या हो गया? μ2 माइनस μ1, और ये वाला टर्म जो के तो लिख दिए बच्चा, समीकरण 2 हो गया। अब ये आगे तब बढ़ेगा बच्चा जब अल्फा बीटा और गामा ये तीनों का मान पता रहेगा,
ठीक है बच्चा, ये जब अल्फा बीटा और गामा ये तीनों का मान पता रहेगा तभी आगे बनेगा। अब बच्चों इसको आगे तभी हम बढ़ा पाएंगे जब अल्फा का मान रहेगा बच्चा, जब बीटा का मान रहेगा, जब हमको गामा का मान पता रहेगा। अब बच्चा क्या करते हैं, पहले हम किसी एक का मान निकालते बच्चा, तो चलो पहले अल्फा का मान निकालते हैं। इसका मान निकालते बच्चा, अल्फा का। फोटो देखिए यहाँ पे, अल्फा बच्चा किस में है, ओ ए एम में। बच्चा अल्फा कोण किस में है, एक समकोण त्रिभुज, यहां ध्यान से देखिए आप लोग, ओ ए एम। बच्चा ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ओ ए एम। कितना कोण है बच्चा, अल्फा। यहां पे बच्चा कितना कोण है, अल्फा। अब इस अल्फा का मान निकालना है तो बच्चा हम tan का यूज ले लेंगे। तो tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो यहां बच्चा लंब का काम कौन करेगा, ए एम। ध्यान देना है क्योंकि बार बार दूसरे पेज पे आना है बच्चा, हमको बार बार दूसरे पेज पे आना है क्योंकि थ्योरी तो बड़ा है, तो एक पेज पे तो ये है नहीं। तो बच्चा लंब का काम कौन करेगा, ए एम, और आधार का काम कौन करेगा, ओ एम। तो बच्चा हम यहां पे लिख दे रहे हैं tan अल्फा बराबर, अब देखो बच्चा यहां पे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, तो कौन सा त्रिभुज में बच्चों, ओ ए एम में। अब यहां पे लिख दिया बच्चा tan अल्फा। लंब का काम कौन कर रहा था बच्चा, ए एम। आधार का काम कौन करता बच्चा, ओ एम। ठीक है बच्चा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan अल्फा को अल्फा, और बच्चा ए एम, और ये जो ओ एम है बच्चा इसको लिख सकते हैं ओपी। बोलो इतनी बातें क्लियर है बच्चा। अब आप कहोगे कि सर tan अल्फा को अल्फा क्यों लिख दिए, तो देखो बच्चा ये शुरू में मान के चले थे, यहां पर हम मान के चले हैं कि अगर द्वारक छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिखेंगे और tan थीटा को बच्चा थीटा लिखेंगे। cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, साइन को थीटा लिखेंगे, tan को थीटा लिखेंगे और cos थीटा बराबर 1 लिखेंगे। और बच्चा जब द्वारक छोटा होगा तो एम और पी एक ही जगह माना जाता है। अच्छा ये दर्पण में भी होता है, लेंस में भी होता है। अगर दर्पण बहुत छोटा हो या लेंस का द्वारक कम हो तो बच्चा ये एम और पी एक ही जगह माना जाता है। तो जो दूरी ओ एम का होगा वही दूरी बच्चा ओपी का माना जाएगा। तो जो ओ एम है उसको हमने क्या मान लिया, ओ पी, क्योंकि इसका द्वारक छोटा माने हैं तो एम और पी एक ही जगह माना जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या जगह बच्चा, थीटा। अब इसी तरह बच्चा बीटा का मान निकालना है, तो बीटा के लिए आ जाएंगे समकोण त्रिभुज। देखो बच्चा बीटा का मान निकालना है आई ए एम, बीटा का मान निकालना बच्चा आई ए एम, समकोण त्रिभुज आई ए एम। तो बच्चा tan बीटा लंब का काम करेगा ए एम, आधार का काम करेगा आई एम, और इसी आई एम को अगले स्टेप में लिख देंगे आई पी, इसी आई एम को अगले स्टेप में बच्चा लिख देंगे आई पी। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे बच्चा नेक्स्ट समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आई ए एम में, किस त्रिभुज में बच्चा, आई ए एम में। यहां हो जाएगा tan बीटा, और बच्चा tan बीटा बराबर लंब तो वही हो जाएगा ए एम, और बच्चा आधार का काम करेगा क्या, ओपी आई एम करेगा बच्चा, इसको लिख देंगे बीटा, और ये हो जाएगा आई, और एम को पी कर लेंगे तो बच्चा हो जाएगा आई पी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब बच्चा इसी तरह ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बच्चा हमको तो याद है कि कब कौन त्रिभुज लेना है, लेकिन तुमको तो फोटो दिखाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज सी ए एम में,
इसमें बच्चा CAM में। अब देखो बच्चा CAM को जो गामा का मान निकालना है, तो देखो बच्चा CAM यहाँ पे है। देखो बच्चा C, यहाँ पे ध्यान देना, C बच्चा यही पे ना गामा है, तो ये हो गया CA और M। तो बच्चा यहाँ लंब का काम कौन करेगा? AM, और आधार का काम कौन करेगा? CM। आधार का काम करेगा बच्चा CM, जिसको अगले स्टेप में लिख देंगे CP। एन गामा बराबर लंब हो जाएगा AM, तैयार हो जाएगा CM। अगले स्टेप में बच्चा लिख देंगे CP। अगले स्टेप में क्या लिख देंगे? CP। अब फिर से देखो बच्चा गामा, तो tan गामा लंब का काम करेगा AM, आधार का काम करेगा CM। अगले स्टेप में बच्चा लिख देंगे उसको CP। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो गया बच्चा tan गामा, और tan गामा बराबर हो गया बच्चा AM, अब बटा में हो गया CM। अब tan गामा को बच्चा लिख सकते हैं गामा, और हो गया AM बटा में CP। अब बच्चा अल्फा बीटा गामा, ये तीनों वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। ये तीनों वैल्यू को बच्चा समीकरण 3 में रख दीजिए। क्या रखना बच्चा? समीकरण 3 में। क्या लिख दे रहे हैं? समीकरण 3 में। क्या लिख दे रहे हैं बच्चा? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में, समीकरण सॉरी 3 नहीं है, 2 है ना। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देख ले रहे हैं ना बच्चा कितना टेढ़ा है। समीकरण 2 में अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पे बच्चा, समीकरण 2 में अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, μ2 माइनस μ1, अब बटा में, सॉरी बटा में नहीं है, μ2 माइनस μ1, और गामा का वैल्यू क्या ले ले बच्चों? तो गामा का वैल्यू ले लेते हैं AM, अब बटा में CP। ठीक है भाई, बराबर, अब है μ2 और बीटा बच्चा, बीटा का जगह क्या ले ले? AM, अब बटा में IP, बीच में माइनस, अब अच्छा μ1, अब चाहिए अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख ले बच्चा? AM बटा में M बटा में OP। अब बच्चा ध्यान से देखो, तो इसमें AM सभी में बच्चा, AM सभी में, μ2 माइनस μ1 बटा में CP और इंटू AM, बच्चा AM इसमें है। बोलो यहां तक बातें समझ में आ रही बच्चा? यहां पे AM देखो तीनों में है ना बच्चा, तो हमने AM को कॉमन कर लिया, और इसमें भी बच्चा AM कॉमन कर लिया, तो यहां हो जाएगा μ2 बटा में IP माइनस μ1 बटा में OP। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है? अब यहां बच्चा AM तो कट जाएगा, AM AM। बोलो भाई यहां तक बातें स्पष्ट है? यहां तक बच्चों बातें समझ में आ रही है? यहां तक बातें समझ में आ रही है? जल्दी से बोला जाए बच्चा, एम कॉमन करके कटा दी। अब देखो चिन्ह परिपाटी से एक बात याद रखना बच्चा, इसमें जितनी भी दूरियां हैं ये सभी की सभी दूरियां ऋणात्मक होने वाली। इसमें जो भी बच्चा दूरी है सभी ऋणात्मक है। पीपी का मान -8, आईपी का मान -b, और बच्चा ओपी का मान -u। कहोगे क्यों सर? तो बच्चा इसलिए क्योंकि सभी ध्रुव के बाईं तरफ है, ये सभी के सभी दूरियां ध्रुव के बाईं तरफ है। तो बच्चा सीपी को -8, आईपी को -b और ओपी को -u रखते हैं। बोलो बच्चा ये समझ में आ रहा है कि सभी दूरियां ऋणात्मक होगी? बोलो बच्चा ये आप लोगों को समझ में आ रहा है
कि सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। हाँ, इसको बच्चा बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चलो सुलीस में रख देते हैं। तो यहां पे बच्चा चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से, अब बच्चा चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा सीपी बराबर -r, आईपी बराबर -b और ओपी बराबर -u है। अब इसी वैल्यू को बच्चा इसमें रख देना है। आपका आ गया μ2 माइनस μ1। अब बटा में बच्चा यहां पे आ गया -r, और फिर बच्चा फॉर्मूला हो गया μ2 और आईपी का मान है बच्चा -b, ये हो गया -b। अब यहां बच्चा माइनस है, यहां ऑलरेडी माइनस है, ओपी का मान भी बच्चा माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। इसको बच्चा लिख देंगे μ1 बटा में u। ठीक है बच्चा। अब इसमें पहले से माइनस है, अब बच्चा इसमें माइनस कॉमन कर लो, या बोले तो इस माइनस को उधर लेके चले जाओ। तो बच्चा इस माइनस को जब उधर भेजेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वो माइनस हो जाएगा। तो मेरा रिजल्ट आ गया बच्चा μ2 माइनस μ1 बटा में r। और बच्चा इस माइनस को इधर भेज रहे, इस माइनस को इधर भेज रहे, तो जो बच्चा माइनस है वो प्लस हो जाएगा, हो गया μ2 बटा भी माइनस μ1। इस जब माइनस को बच्चा इधर भेजेंगे तो जो माइनस है वो तो प्लस हो गया, लेकिन जो ऑलरेडी प्लस था वो माइनस हो जाएगा, μ1 बटा में u। और यही बच्चा जो थ्योरी है आपका लाना था। बोलो बच्चा, ये बातें समझ में आ गई? ये आ गया ना, इसी को बच्चा लाना था, इसी को लाना था। ठीक है। तो बच्चा 5 नंबर में पूछता है, हार्ड नहीं है, ये तो हम एक एक बातें समझा रहे हैं, इसलिए बच्चा ये हार्ड लग रहा है। जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं, जैसे वहां पे आप देख रहे होंगे सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ यादव राहुल जो बच्चा है वो ऑफलाइन मेरा बच्चा है। अब उसको क्लास में एकदम इजी लगा होगा बच्चा, इतना देर भी नहीं लगता, क्योंकि हम बार बार पेज पलटना पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, समझाने में समय भी लग रहा था। ठीक है बच्चा, तो ये भारी नहीं है। अब थोड़ा सा इधर उधर बातें हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। एक लाइन और बढ़ा लेते बच्चा इसमें। मान लेते हैं हम यहां पे बच्चा ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसका अपवर्तनांक म्यू है, और विरल माध्यम बच्चा हवा या निर्वात है, इसको हम हवा या निर्वात मान ले रहे हैं। हवा निर्वात मानेंगे तो μ1 का मान 1 हो जाएगा, इसको हवा मान लेंगे तो μ1 का मान 1, इसके अपवर्तनांक को म्यू मान लेते हैं। ठीक है बच्चा। अब एक लाइन और देख लो बच्चा, यदि विरल माध्यम, यदि विरल माध्यम हवा या, यदि विरल माध्यम हवा या निर्वात हो तो μ1 बराबर 1 होगा, और सघन माध्यम का, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक यानी μ2 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक का मान म्यू हो। तो पहले बच्चा था यही फॉर्मूला था ना, μ2 माइनस μ1 बटा में r।
बराबर μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u, यही फॉर्मूला था बच्चा। तो यहाँ पे जो μ2 है उसका मान क्या लेना है म्यू, तो बच्चा ये खत्म। जो μ1 है इसका वैल्यू क्या लेना है 1, तो बच्चा यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब फिर बच्चा देखो μ2 बराबर क्या लेना है म्यू, अब μ1 का मान कितना लेना है 1, तो बच्चा इसके बदले में 1, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये भी दे सकता है कि इसको प्रूफ करिए, बच्चा ये भी कर सकता है कि इसको प्रूफ करिए। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चा 2026 के लिए। बोलो बच्चा, समझ में आया? क्लास तो चलेगा, अभी और क्लास चलेगा लाइट का, मतलब एक एक क्लास का थोड़ी चैप्टर होता है। बोलो बच्चा, यहां तक बातें सभी को समझ में आ गई? ये बच्चा समझ में आ गया? चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।